गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की जो रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। अगला टॉपिक है हमारा रूरल मार्केटिंग पोटेंशियल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रूरल मार्केटिंग का अब क्या स्कोप है। डेफिनेटली रूरल एरिया में जो मार्केटिंग का स्कोप है अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में रहता है। उसके अलावा रूरल मार्केट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है या वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, कारण क्योंकि उनके डिस्पोजेबल इनकम जो है पहले से इंक्रीज़ हुई है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ी है प्रोडक्ट्स की, चाहे वो कंज्यूमर आइटम्स हों या फिर और कोई प्रोडक्ट्स हों। तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़े एंटरप्रेन्योर हो, तो सबके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो अर्बन एरिया के साथ साथ अब रूरल मार्केट को भी टारगेट करें। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन है या फिर लिबरलाइजेशन है, विमेन एम्पावरमेंट है, सरकार की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, आईटी में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरिया या रूरल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो डेफिनेटली पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है, और इस अपॉर्चुनिटी को बिजनेसमैन को छोड़ना नहीं चाहिए अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहता है या ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। सो डेफिनेटली इंडिया में रूरल एरिया या रूरल मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक बढ़िया स्कोप नज़र आता है हमें, एक पोटेंशियल के चांसेस उसमें डेवलपमेंट के चांसेस हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। सो हाँ, इसके अलावा ये बात तो डेफिनेटली है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके साथ साथ कुछ थ्रेट्स या कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अर्बन एरियाज़ में है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ की कमी है अभी भी। अगर वेयर हाउसेस की बात करें या गोडाउंस की बात करें तो उतनी टेक्नोलॉजी उतने एडवांस या उतने यूँ लगा लीजिए कि साइंटिफिक वेयर हाउसेस अवेलेबल नहीं हैं। रूरल कस्टमर को कन्विंस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। तो देयर आर so many challenges in front of the seller, in front of businessman, कि कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हुए हम रूरल मार्केट को कैप्चर करें। सो हम वन बाय वन अब इन प्रॉब्लम्स को एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ट्रांसपोर्टेशन का, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूरल एरिया या जितने भी गांव हैं उसमें बहुत सारे विलेजेस को अब पक्की रोड के साथ जोड़ा जा रहा है, रेलवे नेटवर्क का भी जाल फैला है। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहां पर कच्ची रोड ही हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बड़ी समस्या रहती है। तो डेफिनेटली अगर रोड्स नहीं होंगी या वहाँ तक पहुँचने के रास्ते उपलब्ध नहीं होंगे तो ये एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा चैलेंज है, और वो इस चीज़ को अकेला हैंडल नहीं कर सकता। तो ये एक बड़े लेवल का समस्या है। इस समस्या से निपटना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कस्टमर के पास इजीली पहुंच नहीं पाते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है आपको एडवर्टीज आपको कस्टमर को कन्विंस भी करना है, आपको पर्सनल सेलिंग भी करनी है। तो ये इन सारी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, राइट। सो एक ये समस्या है हमारे सामने। इसके अलावा अगर मैं अगली समस्या की बात करूं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन तो मस्ट है, क्योंकि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा कस्टमर को कन्विंस करना है, कस्टमर को मनाना है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए तैयार करना है, कस्टमर की नीड्स को डिमांड में कन्वर्ट करना है।
राइट। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब कस्टमर जो है कन्विंस होगा आपकी बातों से या आपके एडवर्टीजमेंट से, आपकी स्ट्रैटेजी से। लेकिन देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन दिस पाथ। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा। विलेजेस में आप देखेंगे ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। वहाँ अलग अलग क्षेत्रीय, जैसे कहते हैं ना, अलग अलग क्षेत्र की लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। हिंदी और इंग्लिश जैसी वो लैंग्वेज से वो अभी उतने कंफर्टेबल नहीं हैं जितना वो अपनी भाषा में कंफर्टेबल रहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। लिटरेसी का प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे लोग कम हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो बात समझाने में या उन्हें कन्विंस करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और उनके कल्चरल बैरियर्स बहुत है। उनके यहाँ जो रीति रिवाज हैं वो कई बार बहुत बार हमारे रास्ते में जो है उनसे कम्युनिकेट करने में, मतलब वो एक रुकावट पैदा करते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद दिस रूरल कस्टमर, राइट। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। अब मीडिया जो है ज़्यादातर आप देखेंगे कि मीडिया अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा कवरेज देते हैं, रूरल एरियाज़ को उतना कवरेज नहीं देता है, उतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जितना भी ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, अब जैसे टीवी है, रेडियो है, ऑब्वियसली ये चीज़ें गाँवों में भी अवेलेबल हैं। पर अगर और हमें मीडिया की बात करूँ या ये भी हम देखें कि टीवी या रेडियो या प्रिंट मीडिया रूरल एरिया को कितना कवर करता है, तो बहुत कम परसेंटेज है जिसमें रूरल पॉपुलेशन को कवर किया जाता है या रूरल पॉपुलेशन के साथ जो है कम्युनिकेट किया जाता है। इट्स ए बिग प्रॉब्लम कि ऐसा कोई अप्रोप्रिएट मीडिया नहीं, और एक मीडिया तो खैर नहीं हो सकता, कोई भी पर्टिकुलर एक मीडिया नहीं हो सकता जो कवरेज दे, तो उसके लिए तो कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अभी ये एक समस्या है कि हम किस तरीके से रूरल पॉपुलेशन को मीडिया में जगह दें। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग, यानी गोडाउन्स जहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है उसको स्टोर किया जाता है। अब क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है कि साथ के साथ हो, जो उसके अंदर टाइम गैप होता है, तो उस टाइम गैप की वजह से हमें गोदामों की ज़रूरत है, गोडाउन्स की ज़रूरत है, वेयर हाउसेस की ज़रूरत है जहाँ पर प्रोडक्शन को स्टोर किया जाएगा। क्योंकि अब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो सीजनल होता है, तो हर सीज़न में अवेलेबल, अगर हमें उसकी ज़रूरत हर सीज़न में है लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है हर सीज़न में नहीं होती, तो उसके लिए हमें गोडाउन्स की ज़रूरत है। लेकिन गाँवों में क्या होता है कि एडिक्वेट और साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ कम होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें शहरों में ही गोदामों में हमें स्टोर करना पड़ता है। ये भी अपने आप में एक गंभीर समस्या है। क्योंकि जब स्टोरेज टाउन्स में होगा तो उससे गांवों तक पहुंचाने में फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और एक तरीके से थोड़ा सा डिले भी रहेगा। सो एक ये प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं दैट इज़ विलेज स्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे यहाँ जो विलेजेस हैं वो छोटे हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही छोटे हैं, लेकिन मैक्सिमम विलेजेस जो हैं स्मॉल हैं और स्कैटर्ड है, मतलब दूर दूर हैं। तो अब वहाँ पर उनको कवर करना, उन तक पहुँचना, राइट, पर्सनल सेलिंग की जहाँ तक बात है और जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो वो बहुत बढ़ जाती है। जब अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर को जाना होगा तो उसके लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो थोड़ा फिजिबल नहीं रहता है। तो इसीलिए बिजनेसमैन इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा अवॉइड करता है कि रूरल मार्केट को कैप्चर करने में। तो ये एक समस्या होती है बिजनेसमैन के आगे। नेक्स्ट इज़ रूरल मार्केट्स एंड सेल मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि एक डेफिनेटली एक रूरल कस्टमर में और अर्बन कस्टमर में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। रूरल कस्टमर जो है वो बहुत कंजर्वेटिव टाइप का आपको नज़र आ सकता है। उसे कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा, उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा,
के सामने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और ज़्यादातर केसेस में पर्सनल सेलिंग का मतलब फ़ेस टू फेस जिसे आप कह सकते हैं, वो सेलिंग उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें पर्सनल लेवल पे मतलब सेल्समैन डोर टू डोर जिसे आप कह सकते हो, उसका सहारा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी प्राइसेस पर इम्पैक्ट आता है, हमारी एडवर्टीज़मेंट्स, मतलब एक तरीके से कस्टमर तक जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो मैसेजेस या उसके बारे में जो बताना है, उसके लिए ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है ऐसे रूरल कस्टमर को के साथ डील करना। क्योंकि क्या होता है कि बड़ा पेशेंस का काम है ये ऐसे लोगों के साथ डील करना, क्योंकि उन्हें उतना अच्छे से बात समझाना इतना आसान है। उसके लिए एक तो परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत है और पेशेंस होनी चाहिए। और फिर ये है कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वैसे वैसे फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। हालांकि सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो रूरल एरिया में फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, बट उतनी मात्रा में अभी भी कहाँ है कि वो जो है सारे रूरल एरिया को कवरेज दे सके या कवर कर सके। सो बैंकिंग फैसिलिटीज़ या हर गाँव में तो इतने बैंक्स और इतनी ब्रांचेस नहीं है। सो क्रेडिट प्रॉब्लम रहता है या पैसों का दिक्कत रहता है, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं। तो एक बैंकिंग फैसिलिटी के अभाव की वजह से भी मार्केटिंग जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है और जो है ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन इन रूरल मार्केट्स। नॉर्मली बिजनेसमैन का माइंड ये रहता है कि जितना भी रूरल कस्टमर है वो सब एक जैसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। रूरल मार्केट भी अपने आप में हेट्रोजीनियस मार्केट है, जिसमें सारे कस्टमर सेम टाइप के नहीं हैं। उस हेट्रोजीनियस मार्केट को आपने छोटे छोटे सेगमेंट में, जो कि एक पर्टिकुलर बेस पर हम बांटेंगे, तो हम उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में बांटेंगे। तो वो एक टारगेट हमें फिक्स करना होगा कि हमारा कस्टमर जो है पूरा का पूरा विलेज नहीं हो सकता है, राइट। हमें उस पूरी मार्केट को एक तरह से टुकड़ों में बांटना होगा, उसको सेगमेंट्स बनाने होंगे और पर्टिकुलर सेगमेंट ही हमारा टारगेट कस्टमर होगा। अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केटिंग का जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, फेल हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ ब्रांडिंग की जहाँ तक बात है तो हालांकि अब रूरल जो कस्टमर है वो काफ़ी अवेयर है, अब इंटरनेट भी वहाँ पहुँच गया है, अब वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लगा है, लेकिन लोकल ब्रांड्स आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। नेशनल जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनको उतना कवरेज नहीं मिला है। उसका रीज़न कि वहाँ का जो लोकल प्लेयर है वो अभी भी आउटसाइडर के ऊपर हावी है, राइट। क्योंकि उनके प्राइसेस कम हैं और वो लैंग्वेज का उसको बेनिफिट मिलता है, उसको एरिया का बेनिफिट मिलता है, उसको एक मतलब उसका जो एक दायरा होता है वो ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली जो वहाँ का जो कस्टमर है वो लोकल ब्रांड को ही प्रेफरेंस देगा, बिकॉज ऑफ लेस प्राइसेस, बिकॉज ऑफ एक फेमिलियर जो होते हैं वहाँ के जो सेलर्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ब्रांडिंग में बड़ी दिक्कत आती है, तो दूसरे ब्रांड्स को रूरल कस्टमर ज़्यादा तवज्जो यानी कि इम्पॉर्टेंस नहीं देता है। पैकेजिंग की यहाँ तक बात है तो पैकेजिंग में सीन ये रहता है कि अब रूरल कस्टमर के लिए ये बड़ा कंफर्टेबल रहेगा कि उन्हें स्मॉल पैकेजेस में प्रोडक्ट मिले, राइट। लेकिन ज़रूर आज के टाइम में सारे असेंशियल प्रोडक्ट्स जितने हैं वो सब छोटे छोटे पैकेजेस में अवेलेबल नहीं। आप देखोगे कि आजकल जैसे फैमिली पैक्स आने लगे हैं, जिसमें बड़ी पैकिंग में काफ़ी मटेरियल उपलब्ध होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सेलर है वो हर चीज़ को छोटे पैकेट्स में पैक करके जो है वो अवेलेबल कराए। तो ये एक दिक्कत है,
ये एक दिक्कत है। उसके अलावा पैकेजिंग के ऊपर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं होती जो वहाँ के लोग समझते हैं, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज को समझते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। अंडर डेवलप्ड पीपल एंड अंडर डेवलप्ड मार्केट्स। तो आज भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, रूरल एरिया, जहाँ पर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने अवेयर नहीं हैं, टेक्नोलॉजी से अनजान हैं, और इसके अलावा जो मार्केटिंग की बात करें, मार्केट्स की बात करें, वो भी उतनी एडवांस नहीं हैं। तो इस वजह से भी ये दिक्कत जो है मार्केटिंग में आती है। इनएडिक्वेट मीडिया कवरेज फॉर रूरल कम्युनिकेशन, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि मीडिया उतना कवरेज नहीं देता है रूरल एरिया को, रूरल कस्टमर को, और रूरल जो है मार्केटिंग को में प्रॉब्लम आएगी इस वजह से। मल्टी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट से पहले ही बता चुकी हूँ कि डिफरेंट एरिया में आप देखो कि कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और अब उनकी भाषा में उनके साथ कम्युनिकेट करना कई बार एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऑब्वियसली एक सेलर को इन चीज़ों से फैमिलियर होना ही होगा। ट्रेडिशनल वैल्यू तो कई बार उनका कंजर्वेटिज़म है, या फिर उनके जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं उसकी वजह से भी हमें मार्केटिंग करने में कई बार दिक्कत आती है। लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन का मतलब फेस टू फेस बात करना, और एक तरीके से उनके साथ जैसे पर्सनल सेलिंग की मैं बात करूँ तो ये भी हर बार उतना पॉसिबल नहीं होता है जितना हमें ऐसा लगता है, क्योंकि एक चाहे विलेज कितना भी छोटा हो तो भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है कम्युनिकेट करना हर आदमी के साथ, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट उनके जो है डाइवर्सिटीज़ इतनी हैं, उनका लोकेशन वाइज कह सकते हैं, या तो ये देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स कि हमें कम्युनिकेट करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स जो हमें दिखती हैं जब हम रूरल मार्केटिंग पर फोकस करते हैं, राइट। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रीशेपिंग द रूरल मार्केटिंग। तो अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। हालांकि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, बट आज के टाइम में ये तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि या एक मेंटालिटी है हम लोगों की, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी गांव का नाम लिया, हमने रूरल एरिया का नाम लिया, तो दिमाग में एक ही पॉइंट आएगा कि रूरल मतलब अंडर डेवलप्ड। बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में कम से कम हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है। रूरल का मतलब ऐसा एरिया नहीं है जो अंडर डेवलप्ड हो या जो डेवलप नहीं है। हाँ, डेवलपिंग स्टेज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उसको हाँ एक तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपके यहाँ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में रहता है, तो एक बड़ी मार्केट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही वजह है कि बड़े बड़े जॉइंट्स, हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस जो है, टाटा, और आप देखोगे कि अब जैसे मैं बात करूं कि कम्युनिकेशन की है, यहाँ से हम स्टार्ट ही कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, कि जैसे अब रूरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अदरवाइज़ पहले अगर हम देखते तो हमें लगता था कि अरे वहाँ तो सिर्फ टीवी और रेडियो है और उससे ज़्यादा वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बट आज का टाइम में इंटरनेट भी है, मोबाइल्स भी हैं, 3G है, 4G है, उनके यहाँ पे डिश टीवी आप देखेंगे, टाटा स्काई देखेंगे। तो एक ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी ने एंटर किया है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अब वो रूरल कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं, रूरल कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। तो एक ऑब्वियसली वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने देंगे, राइट। तो एक तरह से ये एक जो दौर आया है, उस दौर में काफ़ी आप चेंजेस देखेंगे। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या है? अभी अगर हम अपना कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्री के साथ करें, यूएसए के साथ करें, या हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करें, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल यील्ड है, यानी प्रोडक्शन है या इनकम है, वो अभी भी उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये है कि वो देश अपने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारे से काफ़ी ज़्यादा है।
हालांकि अपने यहाँ पे भी अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, नो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो कंपटीशन तो हम रहेगा ही। और जो फैसिलिटीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं वो अभी उतने उस लेवल पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अवेलेबल नहीं हुई है। तो इंडिया को भी ये सोचना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है हम अपने इंडियन एग्रीकल्चर को और यील्ड को यानी इनकम को बढ़ाने में करें। जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर आउटपुट को जो है या इनकम को इंक्रीज़ करने का कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा कि रूरल कस्टमर का इनकम इंक्रीज़ होगा। तो डिस्पोजेबल जो इनकम है, जब तक डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ नहीं होगा तब तक आप ये मान के चले कि फिर रूरल एरिया या रूरल मार्केटिंग के तरफ हम कदम नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक मतलब जो हम रीशेपिंग की बात कर रहे हैं मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग की, उसके लिए ये एक उसकी तरफ एक कदम है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति से है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान्स काम कर चुकी हैं, तो उसमें क्या होता है, सरकार के काफ़ी सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, सरकारी काफ़ी खर्च, सरकार के जो आय का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग है जिसमें कैश क्रॉप्स भी हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग है, फिशरीज़ हैं। तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ाने के लिए इन प्लान्स में काफ़ी पैसा खर्च किया गया, जिसकी बदौलत जो है हम देख सकते हैं कि अब हमारा जो गांव है, हमारा जो विलेज है, वो एग्रीकल्चर में जो पानी की दिक्कत के लिए रेन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके पास अच्छे फर्टिलाइज़र्स हैं, सीड्स हैं, और कैश क्रॉप्स जो है उनको वो उसको मतलब कैश क्रॉप्स क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो उनका जो डिपेंडेंस है, जो सीजनल एक तरह से सीजनेबिलिटी थी, उसके ऊपर उनका डिपेंडेंस जो है वो कम हुआ है। अब फार्मर्स की जो इनकम है वो पहले से बढ़ रही है। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों ने एग्रीकल्चर से के लिए और इसके अलावा भी कई जो है गाँवों में एंटर किया है अपनी डिफरेंट प्रोग्राम्स को लेकर। तो ये एक तरीके से एक रेवोल्यूशन ही है जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट मिला है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो सरकारी कई प्लान्स हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। देयर आर वेरियस पॉइंट्स, जैसे मैं एक आध आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिशरीज डेवलपमेंट है, या जवाहर रोजगार योजना है, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम्स हैं। ये सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा भी कई कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, राइट। तो एक स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है रूरल एरिया में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, माइक्रो फाइनेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? ये सारी चीज़ें रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, राइट। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। रूरल एरिया में मार्केटिंग के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। देर आर 3 A's। फर्स्ट A इज़ अवेलेबिलिटी, सेकेंड A इज़ अफोर्डेबिलिटी, एंड थर्ड A इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। अब हम तीनों का मतलब समझेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ अवेलेबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी से है, राइट। अगर कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है और वो उसको इजीली अवेलेबल है, देन तभी तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है या उसका बेनिफिट ले सकता है। अगर प्रोडक्ट हमें चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, नियरेस्ट शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन क्या होगा कि कस्टमर धीरे धीरे उससे मुँह मोड़ लेगा और वो ऑल्टरनेट्स पे जाएगा, यानी वो उसके विकल्प ढूंढेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या कि प्रोडक्ट जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे हो वो अवेलेबल भी होना
होना चाहिए, राइट। और अवेलेबल कब होगा? जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स स्ट्रांग होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक ईजीली पहुंचेगा, तभी तो उसकी अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे ना। तो एक तो ये हो गया अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट ए जो कहता है दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं, यानी उसका क्या प्राइस है। क्या रूरल कस्टमर, अगर मैं बात सिर्फ कस्टमर की करूं तो वो फंडा वही है, लेकिन हम क्योंकि रूरल कस्टमर की बात कर रहे हैं इसीलिए हम इसको रूरल कस्टमर के साथ कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी चाहे वो रूरल कस्टमर हो या अर्बन कस्टमर हो, सबके लिए लागू होता है, ठीक है। अगर मैं रूरल कस्टमर की बात करूं तो भी और अर्बन की बात करूं तो भी। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो प्राइस क्या आपने रखा है, क्या आपका कस्टमर उस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, एक तो ये बात। और दूसरी बात, क्या आपका प्रोडक्ट की जो पैकिंग है स्मॉल पैकेट्स हैं। एक कस्टमर को अगर थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ खरीदनी है, ऐसा तो नहीं है कि उसको 1 किलो चाहिए और आप कह रहे हैं कि भाई मिनिमम आपको 5 किलो तो लेना ही पड़ेगा, तो क्या होगा। अभी अगर एक कस्टमर 5 किलो का प्राइस नहीं दे पाता, राइट, तो वो ऐसे ऑप्शंस पे जाएगा ना, ऐसे अल्टरनेट्स पे जाएगा कि जहाँ उसको वही चीज़ दूसरी ब्रांड की चाहिए है लेकिन 1 किलो ही चाहिए, क्योंकि जब वो पैसा ही नहीं दे सकता 5 किलो का तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा। तो आपने क्या किया, आपने 5 किलो की पैकिंग करके उसको अपने प्रोडक्ट से दूर कर दिया, तो ये आपका एक बड़ा मिस्टेक माना जाएगा। तो एक तो पैकेजिंग की बात कर रही हूँ मैं, और एक प्राइसेस की बात कर रही हूँ कि एक तो प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए और पैकेजिंग इस तरीके की होना चाहिए कि वो हर तरह के कस्टमर को सूट करे। तीसरी जो बात है दैट इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब आप कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट कब करते हैं, जब वो हमें अच्छी लगती है, जब हमें वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सूट करती है, ठीक है। तो कस्टमर को कन्विंस करके उसको एक तरीके से मनाना कि यस दिस माय प्रोडक्ट और माय सर्विस इज सूटेबल फॉर यू और इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ऐसा तभी हो पाएगा जब हम प्रमोशन की, यानी प्रमोशन का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में पॉपुलर बनाएंगे, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना उस चीज़ को। तो एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सूटेबल प्रमोशनल स्कीम्स, चाहे आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू जा रहे हैं या पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी रूरल मार्केटिंग में। अब हम इसको थोड़ा सा जो है क्या क्या स्ट्रैटेजी से इस्तेमाल होती हैं ये और देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम मार्केटिंग उसकी किस तरीके से करेंगे, या इसमें चाहे पर्सनल सेलिंग आएगी, चाहे वो, हाँ, लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको देखना है। आपने रूरल एरिया के में जाना है तो आपको वहाँ के लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, आपको वहाँ का कल्चर देखना होगा, आपको वहाँ के रीति रिवाज और उनका वहाँ का जो ऐसा जो भी मीडिया उस एरिया को कवर करेगा, उस मीडिया को वहाँ के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमें उस पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्टिकुलर एरिया के साथ फैमिलियर बनाती हैं। और जब हम किसी को फैमिलियर देखते हैं तभी हम उसकी बात सुनते हैं या हम उसकी बात से कन्विंस होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बताया पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ अवेलेबिलिटी, इसी से रिलेटेड है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि व्हेन एवर कस्टमर नीड्स द प्रोडक्ट देन इट मस्ट बी अवेलेबल, राइट, चाहे वो उसको अपने डोर पे चाहिए, चाहे उसको शॉप पे चाहिए। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आप कस्टमर के लिए वो चीज़ अवेलेबल किस तरीके से करवाते हैं, राइट। और थर्ड वन इज़ दैट इज़ नेक्स्ट इज़ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। तो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का मतलब भी बता चुकी हूँ मैं कि आपको कस्टमर को कन्विंस किस तरीके से करना है, अपने प्रोडक्ट के साथ कैसे उसको फैमिलियर बनाना है। ये काम होगा कम्युनिकेशन के ज़रिए, ये काम होगा एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, ये काम होगा डोर टू डोर सेलिंग भी हो सकती है, पर्सनल सेलिंग भी हो सकती है। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, तो अब जैसे आप देखोगे कि विलेजेस में जो हैं जाएंगे तो हम वहाँ पर पपेट शोज़ होते हैं, मेला
मेलाज लगते हैं, हार्ट्स लगते हैं, जहाँ पर लोकल क्या वैसे भी बायर और सेलर जो है गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती हैं। अब आपको डोर टू डोर सेलिंग की बजाय आप विलेज फेयर के ज़रिए अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मच अबाउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस video, and we have covered all the aspects, all the topics regarding rural marketing. I hope you got my point, and thank you so much. Bye bye and take care.